हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हमारा 31वां दिन है, जिसमें हम जो अपना नया शेड्यूल हमने निर्धारित किया है कि हम एक प्रश्न को पूरे मॉडल उत्तर के साथ देखेंगे, जो कि आज जीएस पेपर 4 का होगा। और जबकि जो दूसरा प्रश्न है जीएस पेपर 1, ठीक है, इसका हम बेसिकली केवल स्ट्रक्चरिंग देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसकी शुरुआत से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है नई ऊंचाइयों को छुए। और नई ऊंचाइयों को छुएगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि नए नए जो भी आपके विषय हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी चीज़ें दूर की जाएंगी। और आगे बढ़ने से पहले आप मेरा एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मैं गौरव त्रिपाठी और यूपीएससी 2019 का जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। हालांकि दोस्तों, आपसे मैं कुछ बात शेयर करना चाहूँगा वीडियो की शुरुआत से पहले। वो ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे फर्जी वीडियोस भी चलते हैं। आपको इन चीज़ों को ध्यान देना होगा कि कौन सी वीडियो असली है, कौन सी वीडियो नकली है। और आज ही ये केस आया सामने और मुझे भी व्हाट्सएप पे कई लोगों ने मैसेज किया कि आप ये कोर्स ज्वाइन कर लें और आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा। इस तरह के कुछ मैसेजेस आए। और एक सर हैं ध्येय आईएएस के अमित सर, उन्होंने भी अपने फेसबुक पर पोस्ट किया कि कैसे अनअकैडमी जैसे जो संस्थान हैं जो ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से दावा करते हैं कि वो विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे और यूपीएससी के लोगों को अच्छी गाइडेंस देंगे, वहाँ पे भी कितना फर्जीवाड़ा है। आप ये उनके फेसबुक प्रोफाइल पे ही जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ों से आपको सचेत रहना है। कई लोग मुझे भी व्हाट्सएप करते हैं कि सर ये वीडियो देख लीजिए और बता दीजिए क्या ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए, मैं आपसे पहले बताता हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं हर वीडियो को ओपन करके देखूँ। मुझे खुद भी पढ़ाई करनी होती है और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से आप लोग को भी नए नए इनोवेटिव चीज़ें सामने रखनी होती है। मैं प्रयास करता हूँ कि अथक मेहनत के माध्यम से जो आप, अगर मान लीजिए मेरा लेवल ये है और आपका लेवल अभी यहाँ पर है, तो आप कम से कम इस लेवल पे आ सकें, मेरा प्रयास यही रहता है। रही बात जो इस प्लेटफॉर्म की भी सच्चाई है, इसका दावा मैं हमेशा प्रूफ के माध्यम से कर देता हूँ। मैंने अपनी कॉपीज़ भी शेयर की हैं। इसके अलावा मेरे पास जितने भी मैंने जो भी मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, मेरे पास सबके वीडियो ऑलरेडी रखे हुए हैं। सारी वीडियोज़ मैं अपलोड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सिलेक्शन होते ही वो सारी वीडियोस मैं आपके सामने रख दूंगा। आप देख सकते हैं कि मॉक इंटरव्यू में मैं कैसा परफॉर्मेंस किया हूं। इसके अलावा आप चाहें तो जो यूपीएससी का जो 4 मार्च का जो रोल लिस्ट है, जिसमें जो इंटरव्यूअर हैं उनके नाम दिए हुए हैं, आप वहां पे भी मेरा नाम देख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम अपने जो आज का प्रश्न है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न बेसिकली हमारी केस स्टडी एक होगी, ठीक है। जीएस पेपर 4 में केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है और ये बिल्कुल नए तरह की केस स्टडी होगी, ठीक है। आपने देखा होगा अब तक हमने लगभग 3 से 4 टाइप के केस स्टडीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज एकदम नई तरीके की केस स्टडी आपके सामने लाऊंगा। उसके पहले कुछ बातें बता देना जो कि आवश्यक है कि आपको जो आज है जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 1, ठीक है। ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका रहता हूं कि हम एक मॉडल उत्तर का डिस्कशन करेंगे जबकि एक का केवल स्ट्रक्चरिंग करेंगे। यानी आज जीएस पेपर 4 का हम क्या करेंगे, मॉडल उत्तर डिस्कशन करेंगे और जीएस पेपर 1 का केवल स्ट्रक्चरिंग करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि जब आंसर लिखें तो कीवर्ड्स का यूज करें। ये बात मैं रोज रोज समझाता हूं, बार बार कहता हूं और मैं हर दिन कहूंगा, ताकि आप लोग को ये बात बिल्कुल घर कर जाए और दिमाग में आ जाए। इसके बाद जो तीसरी बात है कि डाउट पूछें आप अवश्य। जैसे कई लोग अभी मुझे मैसेज अभी भी आ रहे हैं कि सर, फेसबुक पे काफ़ी मैसेज आए, सर टाइम टेबल बनवा दीजिए। अभी कुछ लोग क्या है कि सर टाइम टेबल आप कितने घंटे पढ़ते हैं, अभी भी ये मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो भी टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, जो भी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें मैं कुछ समय में डिस्कशन कर दूंगा। तो आप अवश्य जो प्लेलिस्ट है इनको अवश्य देखें। इसके अलावा जो पीडीएफ है, जो आज का भी हमारा पीडीएफ है, इसके अलावा जो डेली का पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको @UPSC हिंदी विद गौरव, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है, इस पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं केस स्टडी का। तो देखिए, इस बार यूपीएससी में इस तरह की केस स्टडी बहुत आई थी। अगर आप 2019 का यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो आपको इसी तरह का केस स्टडी मिलेगा। पहले क्या होता था, केस स्टडी आते थे, आपको हितधारक बताने होते थे, नैतिक मुद्दे बताने होते थे, नैतिक द्वंद्व बनाने होते थे। लेकिन यूपीएससी को भी पता है कि नया नया इनोवेशन नहीं करेंगे तो केवल जो रटेगा वो पास हो जाएगा एग्जामिनेशन, ठीक है। इसलिए यूपीएससी ने भी
इस प्रकार की केस स्टडी लाई। अच्छा देखिए, इस प्रकार की केस स्टडी में समस्या क्या होती है, अभी मैं केस स्टडी पढ़ूंगा फिर आपको समझाऊंगा। होता यह है कि इन प्रश्नों में यह नहीं समझ में आता है कि केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं कि सामान्य उत्तर। जैसे अभी मैं एक बार केस स्टडी पढ़ता हूं। आप राज्य संचालित विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा गठित एक समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अपना रोल आपको याद रखना है, जो कि मैं बार बार डिस्कशन कर चुका हूं। ड्रॉप आउट यानी बच्चों द्वारा विद्यालय छोड़ने की बढ़ती दर और राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य सीखने की क्षमता के बीच बढ़ते अंतर को देखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, शिक्षा क्षेत्र विशेष रूप से राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने में सरकार की भूमिका का परीक्षण कीजिए, पहला। दूसरा, इस संबंध में आपकी अनुशंसाओं का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों और मूल्यों की पहचान कीजिए, ये दूसरा। तीसरा, कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। अच्छा, अब आप ये प्रश्न एक बार पढ़िए। ठीक है, केवल इस चीज को हटा दीजिए कि आप एक समिति के अध्यक्ष हैं, ये चीज अभी आप किनारे कर दीजिए और अब बाकी तीनों प्रश्न पढ़िए। अब मानिए मैं पहला प्रश्न अगर देखूं कि आपको बताना है कि सरकार की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में, तो मान लीजिए अगर ये केस स्टडी दी हो या न दी हो, आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा मेरे उत्तर में, ये बात समझिए। ठीक है, हाँ, हालांकि केस स्टडी देने से एक चीज हो जाएगी कि जो हमारा डायरेक्शन होगा वो बेसिकली किस में फोकस हो जाएगा, ड्रॉप आउट, और दूसरी चीज क्या होगी, सीखने की क्षमता में अंतर, वो भी किसके बीच में, राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में तथा निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में। हमारा फोकस इसमें हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे जो हमारा कंटेंट होगा वो बेसिकली कंटेंट फिक्स रहेगा। दूसरा, आपको अनुशंसाओं को नहीं बताना है, आपको बताना है उसको मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों, यानी कौन से सिद्धांत और मूल्य होंगे जो आप अनुशंसाएं देते समय दिमाग में रखेंगे। तीसरी चीज आपको क्या बतानी है, कुछ उपाय बताने हैं कि जो राज्य द्वारा संचालित विद्यालय हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो अब मान लीजिए केस स्टडी न दिया हो, सीधे प्रश्न पूछा हो कि राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए, तो भी आपका आंसर सेम होगा। इस बात को आपको समझना है कि ऐसे प्रश्न यूपीएससी बाउंसर होती है। अच्छा, ये प्रश्न फिर भी बहुत आसान है, आपको पढ़ के लग रहा होगा कि ठीक है यार ये तो हो जाएगा सर, तो क्या बात कर रहे हैं। आप 2019 का एक बार पेपर उठाइए यूपीएससी का और आखिरी के 3 प्रश्न देखिए जो यूपीएससी ने केस स्टडी में पूछा है। वो प्रश्न आप पढ़ेंगे तो 2-2 लाइन की केस स्टडी है, केवल इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज हैं और उसमें आपको अलग अलग तरीके की चीजें पूछी हैं जो यूपीएससी ने आज तक कभी पूछे नहीं। और वो जब आप उसका उत्तर लगेगा, जब आप उसका उत्तर लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये केस स्टडी पूछा जा रहा है, ठीक है, कि सामान्य प्रश्न केवल जो 10 मार्क्स के प्रश्न होते थे और ये जो केस स्टडी है 20 मार्क्स की, इन दोनों में अंतर क्या है, ये बात आपको नहीं समझ में आएगी। तो ऐसे बाउंसर के लिए तैयार रहें और मैं बताता हूं कि कैसे तैयार रहना है और उत्तर के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं जो जनरली हम उससे शुरुआत करते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप क्या हैं, ठीक है, अपना पद आपको याद रखना है। ये हर केस स्टडी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और जिसने अब तक सारी केस स्टडीज नहीं देखी हैं उससे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अब तक के जो 3-4 केस स्टडी डिस्कशन कर चुका हूं उसको देखें, क्योंकि मैंने उसमें स्टेप्स वाइज काफी चीजें सोचने का तरीका बताया था। तो आप यहां पे क्या है, आप समिति के अध्यक्ष हैं। मुद्दा क्या है उसको सोच लें, इसको लिखना नहीं होता है, मैं बस आपको समझाने के लिए जैसे दृष्टिकोण बताता हूं वैसा ये बता रहा हूं। तो मुद्दा क्या है, पहला मुद्दा यह है कि ड्रॉप आउट की दर बहुत बढ़ रही है और दूसरा मुद्दा यह है कि सीखने की क्षमता का अंतर राज्य स्कूलों में और जो निजी स्कूल हैं उसमें काफी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख आपको ध्यान में चीजें रखनी है। ठीक है, तो आप एक समिति के अध्यक्ष हैं और 2 मुद्दे हैं। अब देखिए, कुछ चीजें आपको ध्यान में भी रखनी होंगी जो कि उत्तर लेखन में काम आएगा। पहली बात, असर की रिपोर्ट, इसको क्या कहते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनजीओ प्रथम की ये रिपोर्ट होती है जो घर घर सर्वेक्षण करके वार्षिक रूप से रिपोर्ट जारी करती है। इसके सर्वे के कुछ आप चाहें तो पॉइंट्स यहाँ पे आंसर में डाल सकते हैं, क्योंकि ये राज्य मतलब जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो भी इस रिपोर्ट को काफी हद तक स्वीकार करती है। दूसरी बात, जब आप उत्तर लिखें तो छात्राओं के ड्रॉप आउट पर विशेष ध्यान दें। इससे क्या होता है, इससे लगता है कि आप उत्तर लिखने के दौरान संवेदनशील हैं, आप उत्तर लिखने के दौरान समानुभूति का मूल्य धारण किए हुए हैं, इस बात से आपको पता चलता है। अगर आपने छात्राओं को छोड़ दिया इस उत्तर में तो आप सीधे समझ सकते हैं कि एक प्रश्न आपका सीधे गया, क्योंकि ड्रॉप आउट, जब हम ड्रॉप आउट की बात करते हैं वो भी खास करके प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में शौचालयों की अनुपस्थिति
यानी स्वच्छता की अनुपस्थिति और सैनिटरी उत्पादों का न होना, ठीक है, जो पीरियड्स में पैड्स यूज होते हैं, इसके अलावा जो अन्य भी चीज़ें जो स्वच्छता सफाई चाहिए वो भारत में उसकी उपलब्धता की कमी, बेसिकली ग्रामीण लेवल पर आप कह सकते हैं ड्रॉप आउट दर में वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। इस बात को अगर आपने ध्यान में नहीं दिया तो आप समझ लीजिए आपका उत्तर कंप्लीट नहीं होगा। तो जो वंचित वर्ग हैं केस स्टडी में, उसका ध्यान आपको अवश्य रखना है, ठीक है। इसके अलावा जब आप इन तरह के आंसरों को सोचें, जब उत्तर आप सोचें तो आप कई चीज़ें दिमाग में रख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी का लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत मैं अभी ऊपर से बता दे रहा हूं, और जब केस स्टडी आएगा तो हम डिस्कस करेंगे ही, यानी करके सीखें। दूसरा आप चाहें तो बता सकते हैं स्वामी विवेकानंद के कुछ कथन आपको अगर याद हो तो, जैसे एक शिक्षा चरित्रवान शिक्षा होनी चाहिए, इस तरीके के जो कथन है। तीसरा जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी, ठीक है, या फिर जो भारत की नई शिक्षा नीति प्रस्तावित है उसके कुछ प्रावधानों को, जो नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंजन समिति की जो नई शिक्षा नीति प्रस्तावित है उसको आप कुछ बता सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। या यशपाल कमेटी क्या कहती थी कि विद्यालयों में जो बस्ते का बोझ है उसको कम कर देना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छित, सुगठित और संगठित हो जाएगा, और स्ट्रक्चरिंग तो बहुत परफेक्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं उत्तर का शुरुआत। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन क्या लिखा, बस केवल मामला एक बार मुद्दा शॉर्टकट में बता दिया क्योंकि जरूरी है यहाँ पर मुद्दा बताना। तो मैंने लिखा उपरोक्त मामला अध्ययन में स्कूलों में बढ़ती ड्रॉप आउट दर एवं राज्य संचालित स्कूलों तथा निजी स्कूलों में बढ़ते सीखने की क्षमता में अंतर से संबंधित है, ठीक है। तो मैंने सीधे बताया उपरोक्त मामला अध्ययन, ये काट दीजिए, में नहीं होगा, ठीक है, वर्ड अब सही होगा। मैंने सीधे बताया उपरोक्त मामला अध्ययन किससे संबंधित है, तो स्कूलों में सीखने की क्षमता में अंतर। दूसरा क्या बता दिया मैंने, सीधे सीधे ड्रॉप आउट दर, सीधे सीधे मैंने टू द पॉइंट जो मामला है उसको बता दिया। अब अपना बारे में बता दिया कि मुझे कौन सा पद दिया गया। तो मैंने क्या बताया, इस उद्देश्य हेतु गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे निम्न उत्तर देने हैं, और सीधे मैं क्या करूंगा, पहले उत्तर पे पहुंच जाऊंगा कि पहला उत्तर क्या है। तो देखिए पहला उत्तर क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की भूमिका, यही तो पहला प्रश्न है। देखिए अगर आप यहां पर, मैंने उसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, क्या पूछा था, शिक्षा के क्षेत्र विशेष रूप से राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने में सरकार की भूमिका का आपको परीक्षण करना है कि सरकार की कैसी भूमिका है। अच्छा देखिए आप ये समझ पा रहे होंगे, जब भूमिका का परीक्षण करना है तो आप सरकार की सकारात्मक भूमिका, यानी सरकार को क्या करना चाहिए वो बताएंगे, ठीक है, सरकार किस प्रकार कर रही है वो बताएंगे, सरकार क्या करती है वो बताएंगे। कुछ नकारात्मक, और नकारात्मक लिखने की बजाय आप उसको चुनौतियों के रूप में बता सकते हैं कि सरकार की भूमिका अच्छी है लेकिन सरकार कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है। और उसी तरह देखिए मैंने आंसर भी लिखा है। तो मैंने पहले क्या लिखा, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की भूमिका, क्योंकि अगर आप पूरा प्रश्न ही वापिस यहाँ पे लिखें तो कोई बहुत मतलब नहीं होता है और ये आपके वर्ड्स में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो सकारात्मक भूमिका मैंने क्या लिखा, सभी के लिए, यहाँ पे सकारात्मक हटा दीजिए, बल्कि आप चाहें तो सकारात्मक लिख सकते हैं, मतलब कोई इशू नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप इसको 1 2 3 4 पॉइंट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका तरीका है, आप किस तरह से स्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं। तो मैंने क्या बताया, सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना। तो सरकार को यही करना है, सरकार का उद्देश्य यही है। अनुच्छेद 21 से मैंने संवैधानिक अधिकार को पहले बता दिया कि सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 से। चाहे तो आप यहाँ पे आप RTE एक्ट 2008 को भी कोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप कोट कर सकते हैं। दूसरा, वित्तीय सहायता, मध्याह्न भोजन आदि के माध्यम से ड्रॉप आउट में कमी, सरकार की भूमिका ये भी है। सरकार क्या प्रयास करती है कि वित्तीय सहायता दे दें, मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना चला दें, आदि कई उपाय करते हैं जिससे ड्रॉप आउट में कमी हो जाए। तो देखिए 2 पॉइंट को मैंने सीधे सीधे प्रारंभ में ही लिख दिया। तीसरा, दूर दराज, पिछड़े एवं जनजातीय इलाकों में शैक्षिक अवसंरचना का सृजन, सरकार की भूमिका ये भी तो प्रमुख है कि देखिए निजी क्षेत्र की भूमिका क्या होती है, जनरली लाभ से युक्त, जहां पे उसको अर्थ सृजन होगा, निजी क्षेत्र का जहां पे अर्थ सृजन होगा वहीं पे वो अपने कार्य करेगी। सरकार की भूमिका यहाँ पे क्या होती है, जो पिछड़े इलाके हैं खास करके वहां पर भी अवसंरचना का सृजन, ये सरकार की प्रमुख भूमिका है। तो मैंने बताया, और जब आप ये पॉइंट लिख रहे हैं तो आप दर्शा रहे हैं कि आपके अंदर समानुभूति और संवेदनशीलता का गुण है। आप अपने उत्तर लेखन में, आप अपने जो आप कार्य करते हैं, ठीक है, आप जो दैनिक कार्य करते हैं उसमें आपको ये जो विशेष रूप से जो हाशियाकृत वर्ग है, इनको मार्जिनल वर्ग भी बोलते हैं, उनके ऊपर आपका ध्यान हमेशा रहता है। तो इस प्रकार के आपको 1-2 जो नंबर दिलाने वाले
कह सकते हैं वाक्य हैं, इसको अवश्य रखना चाहिए और लिखना होगा। ठीक है, असल में अगर कुछ चीजें बताऊं तो जब आप आंसर राइटिंग करते हैं एथिक्स में या पेपर 2 में जो सोशल जस्टिस का जब आंसर आता है, आपको क्या देखना चाहिए उपायों में हमेशा, या फिर जब भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए ये कि महिला विशेष कुछ पॉइंट लिख दें। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि दलित, पिछड़े वर्ग, वंचित वर्गों से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिख दें। और तीसरी चीज जब आप पेपर 2 में लिख रहे हैं आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या, जैसे ई गवर्नेंस, ठीक है, और आप कह सकते हैं ई गवर्नेंस के साथ साथ जो भी ई शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं उसको एक पॉइंट लिख दें। तो ये 3-4 पॉइंट आप कह सकते हैं हैंडमेड, है ना, टिप्स पे आप तैयार कर सकते हैं, जिसको आप हर जगह पेपर 2 के और पेपर 4 में हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट बता दिया। फिर सरकार की भूमिका, चौथी भूमिका क्या है, समतावादी शिक्षा को बढ़ावा देना। उदाहरण न्यूनतम व्यय एवं एकलव्य मॉडल स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि। तो मैंने ये बताया कि सरकार की तीसरी भूमिका क्या है, समतावादी शिक्षा को बढ़ावा देना, जिससे क्या हो, जो केवल अमीर हो वही ना पढ़ें बल्कि सब लोग पढ़ें। ठीक है, तो इसको बात समझिएगा। फिर चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट मैंने क्या लिखा, एनसीईआरटी आदि के माध्यम से प्रभावशाली पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना। ठीक है, ये पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना यहाँ पे छूट गया है, पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना आप लिख दें। ठीक है, तो मैंने ये बताया सरकार का जो भूमिका होती है, सरकार की भूमिका क्या होती है, अगर मैं फिर से एक बार शॉर्टकट में जल्दी से बताऊं, सरकार की भूमिका क्या होती है, पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना पहला, दूसरा समतावादी शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा पिछड़े इलाकों में भी अवसंरचना का सृजन, चौथा ड्रॉप आउट में कमी, पांचवा सभी के लिए निःशुल्क, मतलब आप कह सकते हैं संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति। मैं सीधे शॉर्टकट में बात करूं तो संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति। तो ये 4 पॉइंट आप सरकार की भूमिका सकारात्मक बता सकते हैं कि सरकार इन चीजों में सकारात्मक भूमिका रखती है। तो मैंने फिर अगले पॉइंट में उसी में क्या बताया, हालांकि जो सरकार की ये भूमिका है इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हैं, देखिए, पहली चुनौती उचित शिक्षक छात्र अनुपात सुनिश्चित करना। आपको पता होगा प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, दूसरा अवसंरचनात्मक एवं शैक्षणिक गुणवत्ता का अभाव। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखें। ठीक है, तो क्या है, आपको शैक्षणिक गुणवत्ता का अभाव है, और दूसरी बात अवसंरचना की कमी। आप देखेंगे जो हमारे शिक्षक हैं, कई बार मैं मतलब शिक्षकों का मैं असम्मान नहीं कर रहा हूं, मैं उनके प्रति हमेशा सम्मान रखता हूं, बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे शिक्षकों की क्वालिटी है खास करके प्राथमिक विद्यालयों में वो बहुत ही खराब है। ठीक है, तो इस बात को भी आप समझिएगा। ठीक है, उसको वो अभाव है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने जो बच्चे हैं, आप देखेंगे साधारणतया लोग कहते हैं कि यार प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है मेरा बच्चा, और बड़ा खुश होते हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो भी, जो बहुत गरीब हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक या तो है नहीं है, होते हैं तो आते नहीं हैं, और आते हैं तो पढ़ाना नहीं आता है। तो 3 समस्याओं से ग्रस्त है। ठीक है, फिर तीसरी बात, सरकारी स्कूलों को हेय की दृष्टि से देखा जाना। वही बात मैंने बता दी, इसी कारण से बढ़ता ड्रॉप आउट हो रहा है। तो 2-3 मैंने चुनौतियां बता दी, ज्यादा चुनौतियां नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चुनौतियां लिख सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि प्रश्न जो 1 है उसमें आप 80 से 90 वर्ड ही तो लिखेंगे, इससे ज्यादा तो आप नहीं लिखेंगे, इस बात को भी समझिएगा। तो अब 80 से 90 वर्ड में आप जितना लिख पा रहे हैं उतना ही लिखिए, और आप कुछ और तरीका जानते हैं अगर इससे शॉर्ट में लिखने का तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इस बात पे मना नहीं करता हूं। बी पॉइंट, जो पी प्रश्न है कि आपकी अनुशंसाओं को मार्गदर्शित करने वाले मूल्य एवं सिद्धांत, यहाँ पे सिद्धांत है शायद, एक बार प्रश्न देख लेते हैं वापिस। ठीक है, लिखते लिखते कई बार हो जाता है दिमाग में कुछ और चलता है, हाँ, मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों और मूल्यों की पहचान। ठीक है, तो ये बात आपको बी पार्ट में करना है, सिद्धांतों और मूल्यों। ठीक है, तो पार्ट बी हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए मूल्य एवं सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे सिद्धांत हो जाएंगे, बिल्कुल सही था। ठीक है, अब आप एक बात समझिएगा, जब आप बी पार्ट अलग से लिख रहे हैं उसको एक बक्से में अवश्य कर दें। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को दिख जाता है कि आपने ए पार्ट को कंप्लीट कर दिया और वहां पे आपकी मार्किंग हो जाती है। बी पार्ट को बक्से में नहीं करेंगे और केवल ऐसे बी लिख के छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, पता चला पूरी कॉपी चेक कर दिया और वो सोचा यार बी सी कहाँ गया। ठीक है, बी और सी जो अन्य पार्ट थे वो कहाँ गया। तो इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, तो आपकी अनुशंसाएं क्या होंगे और मूल्य क्या होंगे। तो पहली मूल्य वहनीयता। देखिए मैंने एथिक्स के जो भी मूल्य हैं, मितव्ययिता, वहनीयता, उन सारों को यहाँ पे यूज किया। एक बार मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किन मूल्यों को यूज किया है, फिर डिस्कशन करूंगा। देखिए वहनीयता और समता, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूसरा मूल्य, तीसरा मूल्य सकारात्मक पक्षपात और न्याय संगत वितरण। ये देखेंगे, आप देखेंगे सारे वैल्यूज के आधार पर मैं आंसर लिख रहा हूं। नज का सिद्धांत, ठीक है, ये बात देखिएगा।
फिर क्या है, अधिक स्कूल हो जाए, है ना, मतलब आप इसको कह सकते हैं न्याय संगत वितरण का सिद्धांत, ठीक है। स्थानीय संसाधनों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसका मूल्य, ठीक है। सातवां, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, मैंने ये बताया, ठीक है। लैंगिक संवेदनशीलता एवं जागरूकता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता, इसके कुछ मूल्य। तो मैंने अपनी जो अनुशंसाएं दी वो इन मूल्यों पर आधारित दी। अब मैं एक बार आंसर डिस्कशन कर देता हूं। तो बेसिकली आप इस बात से समझ पा रहे होंगे कि मैं जब एथिक्स का आंसर लिखता हूं तो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करता हूं। जनरली आप देखेंगे, आप किसी कोचिंग के मॉडल आंसर्स को देखेंगे और मेरी केस स्टडी आप डिस्कशन देखेंगे तो आप देखेंगे कंटेंट में बहुत अंतर है, लेकिन जो सेंट्रल थीम है, जो प्रश्न की जो मुख्य मांग है, वो बिल्कुल सेम है। और कंटेंट में मैं बहुत ज्यादा एथिकल कीवर्ड्स के यूज करता हूं, ठीक है। एथिकल कीवर्ड्स और जो रियल लाइफ के एग्जांपल है वो बहुत ज्यादा यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि ये चीजें मैंने किसी कोचिंग के मॉडल आंसर से नहीं सीखी हैं। ये चीजें मैंने बेसिकली जो टॉपर्स के आंसर हैं, जिससे वो लोग नंबर ज्यादा ला पाए हैं, उन लोगों से सीखा है कि वो लोग कैसे आंसर लिखते हैं और कैसे नंबर उन लोग के ज्यादा आते हैं। तो देखिए, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, मैं अब एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। वहनीयता, गरीब बच्चे हेतु वहनीयता तथा समता, मुख्यतः वंचित वर्गों और छात्राओं हेतु। तो पहला सिद्धांत मेरा वहनीयता एवं समता का हो जाएगा। दूसरा, केवल नामांकन उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। यही तो अभाव हो रहा था। आप देखेंगे लर्निंग अधिगम, जो मतलब लर्निंग कैपेबिलिटी में जो अंतर आ रहा था, जो निजी स्कूल और देखेंगे आप जो सरकारी स्कूल में अंतर आ रहा था, वो किस कारण से आ रहा था? बेसिकली इसी कारण से। क्यों? क्योंकि हमारा क्या था, नामांकन अभी तक उद्देश्य था, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अधिक से अधिक बढ़ जाए, वो उद्देश्य था, न कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो मैंने उस बात को यहां पर बता दिया। तीसरा पॉइंट, सकारात्मक पक्षपात एवं न्याय संगत वितरण, ठीक है। देखिए फिर से आप देखेंगे, दिव्यांगों एवं अन्य वंचित वर्गों यथा SC ST आदि, ठीक है, दलित वंचित, आप जैसा चाहे वैसे लिखते। अतः पर्याप्त मात्रा में विद्यालयों की संख्या सुनिश्चित करना। तो मैंने क्या लिखा, न्याय संगत वितरण भी एक हमारा जो सिद्धांत होगा, जो अनुशंसाएं देने वाला मेरा सिद्धांत होगा, उसमें एक न्याय संगत वितरण भी प्रमुख मूल्य होगा, ठीक है। प्रमुख मूल्य न्याय संगत वितरण होगा ताकि जो वंचित वर्ग है उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में विद्यालयों की सुनिश्चित हो सके। मैंने इस बात को बताया। चौथा, नज थ्योरी। आपने इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में पढ़ा होगा नज थ्योरी, और किसी ने यूज नहीं किया होगा। तो आप देखेंगे कैसे मैं चीजों को यूज करता हूं इकोनॉमिक सर्वे के। और ये चीजें मैं दावा करता हूं, आप किसी भी चीजों का मॉडल आंसर देख ले, किसी भी कोचिंग का मॉडल आंसर देख ले, आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये मेरा खुद का इनोवेशन है, मैंने खुद से सीखा है, तो मैं इसको यहां पर यूज करता हूं। तो देखिए क्या है, नज का सिद्धांत। और नज का सिद्धांत क्या कहता है, आपने पढ़ा होगा कि नज का सिद्धांत मतलब प्रोत्साहन दीजिए, ना कि जबरदस्ती धक्का मारिए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, स्कूलों को आकर्षक बनाइए ताकि, मतलब ऐसा करिए, मॉडल स्कूल। आप देखेंगे, आप चाहें तो कुछ अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल याद हैं तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे मैंने सुना था कि प्रधानमंत्री आदर्श गांव है एक बनारस में, जयापुर गांव, वहां पे कुछ मॉडल स्कूल्स बनाए गए हैं। जस्ट मैंने सुना था, मैंने देखा नहीं है। आप चाहें तो ऐसे ही एक केस स्टडी बता दें कि इसके आधार पर ऐसे मॉडल स्कूल बनाए गए हैं, सजा के वहां पे अलग अलग कार्टून, डिजिटल ब्लैक बोर्ड, इन सब चीजों के माध्यम से इतना बढ़िया सृजित किया गया है कि जो विद्यालय है, ठीक है, वहां पे मतलब आप कहेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद से भेजते हैं कि यार ऐसा प्राइमरी स्कूल में जाओ, वहां पे ज्यादा बढ़िया है, न कि निजी स्कूल में। और खास करके जो दिल्ली की एजुकेशन है, दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम है, हालांकि ये भी मैंने खुद से आंखों से नहीं देखा है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें आजकल हैप्पीनेस क्लासेस लगाई जा रही हैं, वहां पे ऐसा कहा जाता है कि जो स्कूल की अवसंरचना है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो प्राइवेट स्कूलों से अच्छी है। और सरकारी स्कूलों में मतलब आप कहेंगे खींचातानी हो रही है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन मिल जाए किसी तरह से। तो ये आप कह सकते हैं नज किया जाए, इतना बढ़िया बनाया जाए, प्रतिस्पर्धी बनाया जाए निजी स्कूलों के, ताकि अभिभावक सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजने हेतु प्रोत्साहित हो, न कि जबरदस्ती भेजें। मतलब अभिभावक इस वजह से नहीं भेजें कि यार मेरे पास पैसा नहीं है तो चलो बच्चों को किसी तरह पढ़ाना है, बल्कि इस वजह से भेजें कि यार देखो पैसा है फिर भी इतना बढ़िया स्कूल है तो हम यहां भेजेंगे। पांचवा पॉइंट क्या बताया, कस्तूरबा विद्यालय, जवाहर नवोदय एवं एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाए। इसको बेसिकली मैंने इसलिए कहा, जो ये सारे स्कूल हॉस्टल आधारित शिक्षा है, और आप देखेंगे कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में इन तरह के स्कूल जो गरीब बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाने में योगदान देते हैं। आप चाहे तो इसमें अटल इनोवेशन मिशन को भी यूज कर सकते हैं कि इसके माध्यम से जो प्राथमिक स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, उनको
विश्वविद्यालयों से जोड़ना, जो कि गवर्नमेंट जोड़ रही है। आप देखेंगे दीक्षा कार्यक्रम आया है, विद्यांजलि कार्यक्रम आया है। आपको जो भी चीज़ें याद है आप बिल्कुल यूज़ करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। हालांकि आंसर राइटिंग करने में कई बार ये चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन वही बार बार बात होती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको याद होगी। जैसे मैंने एक बार आंसर लिखा, अब मैं आपसे दोबारा डिस्कशन कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपसे डिस्कशन कर दे रहा हूँ कि आप चाहें तो इन चीज़ों को और यूज़ करके इस आंसर से और बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। छठवां, छत्तीसगढ़ के अधिकारी ओपी चौधरी के समान ही स्थानीय संसाधनों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हालांकि ये जो ओपी चौधरी हैं, डॉक्टर ओपी चौधरी, बहुत अच्छा इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में काम किया है, लेकिन वर्तमान में ये एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार इनका नाम लेने से बचें, ठीक है। लेकिन इनकी केस स्टडी क्योंकि पूरे विश्व लेवल पे पढ़ाई जाती है और बहुत अच्छी केस स्टडी है। इन्होंने बेसिकली किया क्या था, स्थानीय रूप से जो बांस, जो झाड़ फूस इकट्ठा होके उससे स्ट्रक्चरिंग करके, मतलब उससे अवसंरचना का निर्माण करके आदिवासी लोगों के लिए कम मूल्य में अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सुनिश्चित की थी। तो आप इसका केस स्टडी बहुत अच्छा है, यूएनडीपी की वेबसाइट पे भी आप वहां पे देख सकते हैं। सातवां, उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण तथा ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सरकार को जो मैं अनुशंसाएं दूंगा उसमें मेरा एक ये भी सिद्धांत रहेगा कि सरकार को उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे पेपर 4 के पेपर 2 के कीवर्ड्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो मैं कहूँगा सरकार को जवाबदेही और उत्तरदायित्व तो रखना पड़ेगा कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण और ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिर मैंने 8वां पॉइंट बताया, शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने, उदाहरण स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा आदि के साथ साथ पर्यावरणीय एवं लैंगिक संवेदनशीलता एवं जागरूकता पर बल। तो मैंने कहा कि जो मेरा 8वां सुझाव होगा, आप देखेंगे जनरली जब ऑफिसर सुझाव देते हैं तो बहुत ढेर सारे सुझाव देते हैं, 50-100 सुझाव देते हैं, लेकिन इतना आपका लिखने का यहाँ पे टाइम नहीं है, नहीं एक्सप्लेन करने का। तो कम से कम एक ऑफिसर की तरह थोड़ा 8-10 सुझाव तो दे लीजिए, समिति के अध्यक्ष आप हैं। तो 8वां सुझाव मैंने क्या लिखा, आधुनिक बनाने हेतु क्या करना चाहिए, पर्यावरण, इन चीज़ों का यूज करना चाहिए, स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा आदि के साथ साथ पर्यावरणीय एवं लैंगिक संवेदनशीलता एवं जागरूकता पर भी बल देना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा सी पार्ट है, राज्य संचालित स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के उपाय, ये प्रश्न पूछा है, इसको फिर से एक बक्से में कर दीजिए ताकि दिख जाए कि आप प्रश्न बी कंप्लीट कर चुके हैं। तो कैसे गुणवत्ता सुधार होगी, कुछ पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नए पॉइंट्स देने होंगे ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं ऊपर आपने लिखे हैं वो रिपीट ना हो। तो देखिए नए पॉइंट्स क्या देंगे, आप इसको समझिए एक बार। पहला, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करिए। अब सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करेंगे तभी तो अवसंरचना सृजित कर पाएंगे, इस बात को समझिएगा। अब सार्वजनिक निवेश में वृद्धि कैसे होगी भाई, तो कैसे होगी, उचित स्कूल अवसंरचना, उदाहरण के तौर पर शौचालय, स्मार्ट क्लासें, प्रयोगशालाएं आदि। इसके अलावा पीपीपी मॉडल, तो मैंने वही कहा, देखिए निवेश की पूरकता हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से पूरक निवेश की प्राप्ति की जाए, ठीक है, ताकि गुणवत्ता सुधार हो सके। तो गुणवत्ता सुधार होने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि निवेश मिले, और निवेश के लिए आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को समझिएगा। दूसरा, गांधी जी के लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत के आधार पर आधारित शिक्षा। देखिए प्रश्न क्या था, बेसिकली प्रश्न की मांग क्या थी, ऐसे सुझाव दीजिए कि राज्य संचालित स्कूलों में गुणवत्ता सुधार हो जाए। तो दूसरा भाई, गुणवत्ता सुधार का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लर्निंग बाय डूइंग पे जोर दिया जाए, न कि रट्टाफिकेशन पे, ठीक है। रट्टाफिकेशन पे जोर देने के बजाय उनको करके सिखाया जाए, ठीक है, करके सिखाया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाए, प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाए, ठीक है। आप देखेंगे कई बार गांधी जी कहते थे कि बुनकरी शिक्षा दी जाए स्कूलों में, चरखा कताई किया जाए स्कूलों में, अलग अलग मतलब चीज़ें आप देखेंगे, कारपेंट्री, और इवन जब हम लोग आईआईटी में पढ़ते थे, आईआईटी में भी आप देखेंगे अलग अलग चीज़ें जैसे ड्रिलिंग और क्या कहते हैं वेल्डिंग, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे सिखाई गई थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यशपाल कमेटी के सुझाव के आधार पर बस्ते का बोझ कम करके उन्हें समग्र रूप से विकसित करने का प्रयास होना चाहिए। तो यशपाल कमेटी की सिफारिशें क्या थी, डॉक्टर यशपाल लिख दें आप, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, एक तमीज से नाम लिया जाता है काफ़ी। तो यशपाल कमेटी के सुझाव क्या थे कि बस्ते का बोझ कम किया जाए एवं उन्हें समग्र रूप से, जो बच्चे हैं स्कूल के, उन्हें समग्र रूप से एक नागरिक के रूप में विकास किया जाए, उन्हें अवसर दिया जाए कि यार वो, ठीक है, वो एक शिक्षा को अपने जीवन में उतार सके, ना कि केवल रट्टाफिकेशन पर जोर दें, ठीक है। तो इस बात को मैंने यशपाल कमेटी से कोट कर दिया। चौथा पॉइंट, समयबद्ध प्रशिक्षण, शिक्षकों का मूल्यांकन,
तथा छात्रों के साथ साथ शिक्षकों में भी मूल्यों का विकास। ठीक है, तो गुणवत्ता सृजित करने के लिए एक जो आवश्यक तत्व क्या है कि भाई शिक्षक ही जो गड़बड़ है, ठीक है, जो मैंने शुरू में बात कही, एक तो आते नहीं है, आते हैं तो उनको चीजें आती नहीं है पढ़ाना, ठीक है, और पढ़ाना आती है तो स्कूल में अवसंरचना ही नहीं उपलब्ध है कि पढ़ा पाए। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा। इसके लिए क्या किया जाए, शिक्षकों में भी मूल्यों का विकास किया जाए, उनके अंदर भी समानुभूति, करुणा, सेवा के प्रति समर्पण, जो सिविल सेवा के मूल्य हैं वो शिक्षकों में भी आए। पांचवा सुझाव क्या, आधुनिक शिक्षा। उदाहरण वर्तमान में आप देखेंगे कोरोना महामारी के दौर में डिजिटल क्लासरूम आदि स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आप देखेंगे बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हैं जो डिजिटली पढ़ाए जा रहे हैं। जूम ऐप आपने सुना होगा, जूम ऐप के माध्यम से लाइव क्लासें चलाई जा रही हैं। तो ऐसी व्यवस्था भी की जाए ताकि ऐसी स्थिति में पठन पाठन बाधित न हो एवं जारी रहे। तो ये देखिए कुछ नए जो कि करंट अफेयर से आप जोड़ के कोरोना महामारी को भी आप अपने आंसर में किस तरह से शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बात बताई। अब निष्कर्ष लिखूंगा। निष्कर्ष क्या लिखूंगा, इस प्रकार उपरोक्त उपायों के माध्यम से समतापूर्ण शिक्षा के द्वारा चरित्रवान एवं मूल्यों से युक्त नागरिकों का सृजन किया जा सकेगा। तो मैंने बेसिकली निष्कर्ष में ये बताया है कि जो मेरा सोल्यूशन है उपरोक्त दिया गया 5-7 सुझाव हैं, जो मूल्य बताए मैंने, आप इन चीजों को लागू करेंगे तो बेस्ट सॉल्यूशन है ये। इससे लागू करने से क्या होगा, एक तो समतापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, दूसरी चरित्रवान एवं मूल्य से युक्त नागरिकों का सृजन होगा। न कि आप, एक होता है कि रोबोट बनाना, और मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आप नागरिकों का सृजन कर रहे हैं, आप सृजन करता है, क्रिएटिविटी ला रहे हैं। तो आप एक अच्छा निष्कर्ष भी 20 से 25 शब्दों में इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पेपर 1 के एक प्रश्न पे, जिसका केवल मॉडलिंग करना है, और ये सोशल जस्टिस से संबंधित है, बेसिकली समाज से। ठीक है, अच्छा देखिए कई लोग पूछ रहे हैं सर समाज कहाँ से पढ़ें, सोशल जस्टिस कहाँ से पढ़ें। इन लोग से मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ दिन वेट करिए, सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे कर दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, जनजातियों के मध्य व्याप्त निम्न साक्षरता दर हेतु उत्तरदायी कारणों को रेखांकित कीजिए, साथ ही इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों का भी उल्लेख कीजिए। हमारा प्रश्न यह है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। Highlight the regions behind prevalence of low literacy rate among tribals. Also mention some initiatives taken by government in this regard. तो आपको बताना है कि भाई जनजातियों में साक्षरता दर कम क्यों है। अच्छा देखिए, इंट्रोडक्शन में कैसा होगा, इंट्रोडक्शन में आप कुछ आंकड़ों का यूज करिए, बताइए कि भारत में जनजातीय शिक्षा दर कितनी है। लगभग 55% है, एग्जैक्टली नहीं पता, एग्जैक्टली शायद 57% है। जनरली आप क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख दें 60% से कम है, जो कि भारत की सामान्य साक्षरता दर 74% से अत्यंत कम है, और यह चिंताजनक स्थिति है। ठीक है, फिर आप क्या बताएंगे, इस निम्न साक्षरता दर के उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। अब देखिए, इस प्रश्न को सोचने का बेस्ट तरीका है, और जो मैंने आपसे बताया था, पेपर 2 में सोशल जस्टिस का प्रश्न है, पेपर 1 में जो ये समाज का प्रश्न है, इसके उत्तरों में एक फिक्स स्ट्रक्चरिंग होती है जनरली। ठीक है, चाहे आप देखेंगे भूखमरी, अगर मान यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि जनजातियों के मध्य कुपोषण के अधिक मामलों के उत्तरदायी कारणों को रेखांकित कीजिए, इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों का उल्लेख कीजिए, या फिर यहाँ पे लिख दे महिलाओं में, ठीक है, खराब स्वास्थ्य के कारणों को लिखिए। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग सोशल जस्टिस के कितने तरीके के आप क्वेश्चन बना सकते हैं पेपर 2 या पेपर 1 में, समाज से रिलेटेड आप जितने क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए उसका आंसर का एक निश्चित फ्रेमवर्क है जो कि मैंने फिक्स किया है, और ये चीज़ें मेरी खुद की हैं, मैंने खुद से डेवलप किया है। बेसिकली जब IIT में पढ़ता था तो वहाँ पे हमें शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत थी, और शॉर्टकट लगाने की बार बार आदत थी, तो कैसे चीज़ों को याद करते थे, इसी तरीके से याद करते थे। तो देखिए 4A प्रिंसिपल हमेशा याद रखें। 4A प्रिंसिपल क्या है, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस। हर प्रश्न में, जितने अभी तक मैंने आपसे प्रश्न बोले, सब में यही हेडिंग डालिए और अंदर पॉइंट्स लिख दीजिए। अब देखिए मैं क्या बताऊंगा, देखिए अफोर्डेबिलिटी, साक्षरता दर कम क्यों है, उसका पहला कारण इतने पैसे लगते हैं कि अफोर्डेबल नहीं है जनजातियों के लिए। ठीक है, ना ही ये अफोर्डेबल है स्कूलों में शिक्षा, दूसरा ना ही परिवहन के साधन अफोर्डेबल है, क्योंकि आप देखेंगे जनजातीय क्षेत्रों में सामान्यतः जो आवास होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अब स्कूल ऐसी जगह पे बनाया जाएगा जहाँ पे अधिक लोगों को कवर किया जा सके, तो अधिक लोगों को कवर किया जा सकने वाला जो स्कूल बनाया जाएगा वहाँ पे परिवहन की सुविधाएं होनी चाहिए। और जनजातीय मान लीजिए अपने बच्चों को गाड़ी से भेज नहीं सकते, इनके पास ये भी वहनीयता नहीं है, तो अफोर्डेबिलिटी के अंदर 2 पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या बताएंगे, या जनजातियों में है ही नहीं, मतलब शिक्षा अवेलेबल ही नहीं है, मतलब न ही स्कूल की अवसंरचना अवेलेबल है, न ही अच्छे शिक्षक अवेलेबल है, न ही पाठ्यक्रम अवेलेबल है। तो आप इन तीनों चीज को यहां पर बता सकते हैं। तीसरा एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब स्वीकार्यता। अब ये बताइए हम लोग पढ़ते क्या हैं, हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि यार जनजातीय पिछड़े हुए हैं, आदिम समाज है, ठीक है, वो झूम कृषि करते हैं, और झूम कृषि बिल्कुल
भूमि को निम्नीकरण देती है और झूम कृषि बड़ी खतरनाक है, ये बंद होनी चाहिए। ठीक है, अब जनजाति तो यही कर रही हैं। अब मान लीजिए आप जनजातियों के बच्चों को ये चीज पढ़ाएंगे तो कभी एक्सेप्टेबल करेगा? तो क्या करेगा? विद्रोह करेगा। इसके अलावा जो जनजातीय जो नेता हैं वो भी क्या करेंगे? एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कहेंगे तुम स्कूल खोल लो, हम पढ़ाएंगे नहीं। तो स्वीकार्यता भी नहीं है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा कि स्वीकार्यता भी नहीं है। तो मैंने तीसरा पॉइंट ये बता दिया। चौथा, अवेयरनेस क्या है? यही बात भाई, कुछ पहले हैं सरकार की बहुत ढेर सारी, जैसे आप देखेंगे एकलव्य मॉडल स्कूल है, ठीक है, कस्तूरबा विद्यालय है जिसमें जनजातियों के लिए स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे ट्राइबल सब प्लान है, ठीक है, ट्राइबल सब प्लान इसको बोला जाता है। तो ढेर सारी सरकार की पहले हैं, लेकिन क्या होता है? अवेयरनेस नहीं है, जनजातियों को पता ही नहीं कि सरकार द्वारा कुछ ऐसी पहलें चलाई जा रही हैं। तो आप इन चीज़ों को बताएं, उसके बाद निष्कर्ष एक अच्छा लिख के अपने कॉपी खुद से चेक करें। मैंने जस्ट स्ट्रक्चरिंग कर दी है और मुझे उम्मीद है कि इससे आपका पेपर 1 के जितने सोशल के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं अगर बता दूं, मान लीजिए महिलाओं में निम्न स्वास्थ्य या फिर अधिक खराब स्वास्थ्य की उत्तरदायी कारणों पर चर्चा कीजिए। तो अफोर्डेबिलिटी, भाई पैसे नहीं है महिलाओं के पास, ठीक है। इसके अलावा घर में अन्य भी काम होते हैं तो स्वास्थ्य के लिए पैसे नहीं बचते। अवेलेबिलिटी, स्पेशल महिला केयर के लिए आप देखें, चाहे गायनोलॉजिस्ट हो या फिर जो मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए जो डॉक्टर हैं वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को आप बता सकते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी, भाई कई बार जो चीज़ें हैं, जो भी दवाएं हैं, वो नहीं महिलाओं को नहीं उनके घर वालों को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जैसे आप प्राय देखेंगे गर्भधारण संबंधित जो भी समस्याएं स्वास्थ्य की उत्पन्न होती हैं वो चीज़ें एक्सेप्टेबल जनरली नहीं होती हैं। इसके अलावा अवेयरनेस मतलब सरकार की जो भी योजना है वो नहीं है, अवेयरनेस उसके बारे में नहीं पता है। इसी तरह से आप अगर प्रश्न की बात करूं मैं, भारत में जनजातियों के मध्य कुपोषण संबंधित, तो वो भी देखिए यही प्रॉब्लम कि भाई खाना अफोर्डेबल नहीं है, महंगा है, अवेलेबल नहीं है, ये भी बात है। एक्सेप्टेबल नहीं है, भाई अगर मान लीजिए वो खाना चाहते हैं गेहूं और आप पहुंचा रहे हैं बाजरा तो एक्सेप्टेबल करेंगे। खाना चाहते हैं गेहूं है शाकाहारी और आप खिला रहे हैं कड़कनाथ मुर्गा तो खाएंगे, यानी एक्सेप्टेबल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। इस बातों को आप चाहें तो आराम से जो भी पेपर 1 के और पेपर 2 के क्वेश्चन है सोशल इशू का, एक तरह से आप कह सकते हैं शॉर्ट समाधान है, कंटेंट पढ़िए और इस तरह से स्ट्रक्चरिंग करके सबके आंसर लिख दीजिए। दोस्तों उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए फिर से बहुत उपयोगी रहा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें, अपने सुझावों को बताएं, अपनी जो समस्या है उसको भी बताएं। साथ ही इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इस बात को आपको भी ध्यान रखना है कि इस चैनल में आप जितना उत्साह बताएंगे, जितना अधिक आप इसमें रुचि दिखाएंगे, जितना अधिक शेयर करेंगे, जितने अधिक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी भी होगी कि मैं इस चैनल को लगातार कंटिन्यू रखूं। धन्यवाद।